मेरा नाम आस्था जैन है। आज जानिए मेरी कहानी। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आज नहीं कहने का मन कर रहा है कि आपसे कुछ कहें। आज आपसे शर्म आ जाएगी जब आज जैन बिटिया के बारे में सुनाएंगे, पर सादर जैजनियत आपसे शुरुआत तो करेंगे ही। विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक माँ ही अपनी टीन एज बिटिया को नग्न खड़ा कर दे, छत के ऊपर नग्न पूरी तरह से। कैसी होगी माँ जिसकी दादी ऐसी हो जाए जो बिजली के करंट उसको गर्भ के अंदर देना शुरू कर दे मारने के लिए, उल्टा टांग दे 2 महीने की बच्ची को बास बेसन के अंदर के मर जाए, जिसको अनेकों बार मार जाए, जिसका शारीरिक शोषण कई बार हो गया हो। सोच पाएंगे? जिसका पिता उससे कहता हो मैं नहीं जानता, इसको जाके कोठे पर ले जाओ पैसे इकट्ठे करने के लिए। जिसका नाना कह दे कि ये तो नाली का कीड़ा है। ऐसी एक कहानी आज इस बिटिया की बता रहे हैं जो आज 24 साल की है हमारे बीच में। आज उसकी ऐसी दर्दनाक कहानी जिसको देखते सुनते आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहानी किसी गांव की नहीं है, दिल्ली के शहर की है, आनंद विहार और विवेक विहार की है। आज गर्व होता है कि वह वकील बन गई है, जिसको सड़कों पर सोना पड़ता होगा, जिसको कहां कहां जाके ठोकरें नहीं खानी पड़ती हो, ऐसे दिन नहीं जिन मारपीट नहीं होती हो। आज उसकी दर्दनाक कहानी है। उस बिटिया का नाम है आस्था जैन, जिस पर आज जैन समाज को गर्व होता है, जिसने 6-7 बार तो सुसाइड करने की कोशिश की, जिसको पता नहीं किसी को। आज इसी की दर्दनाक कहानी शुरुआत करते हैं 1999 से ये बात करते हैं। बात ये आप कहेंगे 94 के लगभग की बात होगी। 1994, आज से आप कह सकते हैं 30 साल पहले की, जब एक प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। कहते हैं प्रेम प्यार की पींगे बड़ी थी। विवेक विहार का बेटा था जैन बेटा, और बेटी थी आनंद विहार की। दोनों में 4-5 साल किस्सा चला और फिर जाके वे प्रेम को अरेंज मैरिज में बदल दिया। 1999 में शादी हुई और फिर उसके बाद मां गर्भवती हुई। लेकिन दादी ने स्पष्ट कह दिया था बेटा चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। पिता जो लव मैरिज में पागल हुआ था उसने भी साफ कह दिया हमें बेटा ही चाहिए। पर प्रकृति का नियम ऐसा ही है कि जो मिलता है वो किस्मत से नहीं कर्मों के फल से मिलता है, और जिसका कर्म मजबूत है उसका जन्म वहां होता है। बिटिया का जन्म हुआ। जन्म होने से पहले ही जब वो मालूम चल गया 8वें महीने में कि अंदर बिटिया है, तो दादी ने करंट लिया और उसके पेट में करंट लगाई, इसलिए कि अंदर जो गर्भ है खत्म हो जाए। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं एक दादी ऐसी हो सकती है? हैरानगी होती है वो बच गई बिटिया। लेकिन जब कोख से निकली तो हर रोज उसके साथ उसको उल्टा लड़ा के सर्दियों के अंदर नंगा खड़ा करके बास बेसन में पानी की धार छोड़ी जाती, उसके मुंह पर सांस लेनी बंद हो जाए। हर चौथे 5 दिन यही चलता था सिलसिला। कभी ठंडे पानी इतना बर्फ का दे दिया उसको कि अंदर अंदर कलेजा फट जाए। यह थी जब वह दूध मुही नहीं 2-3 महीने की बिटिया थी। कहते हैं इस तरीके से उस पर अत्याचार शुरू हो गए। मां देखती रहती थी तब, लेकिन मां को भी कोसा जाता था। जो लव मैरिज थी अब अटैक मैरिज बन गई थी। दहेज के लिए कहते 10 लाख रुपए महीना तो दहेज चाहिए। ज्यादा दिन नहीं चले, बात अदालत तक पहुंच गई। पहले वुमन सेल में हुई। हर रोज कहती है जब मैं 4 साल की बच्ची थी तो मैं मां के साथ जाती थी, तो पिता ने कह दिया मैं तो तुझे जानता ही नहीं, यानी अपनी बेटी और पत्नी को पहचानता नहीं, और कह दिया इस लड़की से तू कम, तेरे पे पैसे नहीं है तो जा इसे कोठे में बेच दिया और कोठे से कमाई तेरे पे बहुत आ जाएगी। यह पिता का शब्द होता है अपनी बेटिया और पत्नी के लिए। घर से निकल दिए जाते हैं, एक दिन में ठोकरे खाते हैं और फिर पहुंचते हैं नाना नानी के पास। रोज लांछन, रोज शब्द मिलते हैं। कहती हर रोज मेरी पिटाई होती थी, सुनती रहती थी, पिटती रहती थी, कभी आह नहीं बोली। स्कूल के अंदर टीचर ऐसा बर्ताव करते थे कि इसके बाप तो आता नहीं है, माँ ऐसी है, तो लांछन लगते थे मेरे ऊपर। किसी सबके पेड़ दिया, मुझसे कोई बात तक नहीं करता था। ऐसे जीवन गुजारा। एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद पढ़ने में बहुत होशियार थी। नाना ने यह कह दिया गंदी नाली का कीड़ा है ये, इसको तू निकाल दे तो मैं तेरी दोबारा शादी कर दूंगी। पर मां ने तुझे छाती पे लगाया। इस बात को से गर्व होता है आज भी। बढ़ते पढ़ते पिटाई खाते खाते सहते सहते रोज सुनती थी मां से गालियां, इतनी गंदी गालियां जो बोल नहीं सकती। कहती करूं क्या? वह अदालत में जाती थी, सेल में जाती थी, सुन के आती थी वहां से जो मेरे पर आके बरस जाती थी, बस ये समझ के मैं शांत हो जाती थी। 13वीं हुई, दादा की डेथ हो गई, लेकिन अपना कर्तव्य समझ के माँ और ये बेटी वहां पर आई।
कहती 15 दिन वहां रहे और फिर मेरी माँ गर्भवती हो गई। गर्भवती के बाद फिर यहाँ ताता पड़ा, बिटिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर बिटिया हो गई। उसी समय घर से निकाल दिया। किसी किराए के मकान में रहते थे, लेकिन नहीं, वह भी 4 महीने में निकाल दिया, क्योंकि पैसे नहीं थे हाथ के अंदर। कहती 2 रात तो हम लोग सड़कों पर रहे थे, सारा घर लेके सड़क पर सोते थे, चौकीदार भी आके मारता था। ऐसा उत्पीड़न था, ऐसा दर्दनाक कथा है। माँ जब टीनेज की थी, मुझे नंगा खड़ा करके सड़क की छोड़ो छत पर खड़ा करी थी, नग्न पूरा, मैं उस टीनेज की बिटिया को सोच नहीं पाएंगे। हैरत अंगेज कि जहां पर ऐसा ऐसा। कहती एक कलेजे पर लगाने वाली केवल मेरी नानी थी, वह भी चल गई थी। घर से यहां से वे निकल दिए क्योंकि तुम वहां गए थे और वहां से एक बिटिया को साथ लाए थे। ऐसी दर्दनाक कथाएं हैं। उसने वकालत करी, अब वकालत के अंदर दिल्ली को टॉप कर लिया है उसने। नाज होता है ऐसी बिटिया पर। कहते अगर उस दिन रिजल्ट नहीं आता तो आज कहां होती। कितनी बार शारीरिक शोषण की शिकार हुई, कहती आज नहीं बचती। अब हम पर क्या विश्वास करते हैं, सुनिए उसी बिटिया से, आस्था जैन से, जिसके पास अभी चैनल मालिक टीम उस जगह पहुंचेगी। इस मायका जो होम है, स्वीट होम, वहां नजफगढ़ में जाकर और भी ऐसी बिटिया हैं जिनके बारे में लेंगे। अभिनव जैन जी के बारे में शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस बिटिया को अपने कंधे पर खड़ा किया है। 50 साल से सेवा कर रहे हैं और एक इस तरह का अनाथाश्रम चला रहे हैं, जो इस तरह की बिटिया को जहां कहीं परिवार में मिल जाते हैं उन्हें वापस हो जाते हैं। सुनाते हैं उसी आस्था जैन की कहानी, अब उसकी जुबानी सुनिए जरा। सचमुच ये आंखों के आंसू सूख जाएंगे निकलते निकलते। क्या जैन कुल में आज उसे अफसोस होता है कि मैं इस जैन कुल में पैदा की हुई, पर उसे फख्र भी ये होता है कि बचाने वाला मिला तो एक जैन ही मिला। सुनिए जरा। मेरा नाम आस्था जैन है। मैं अभी एडवोकेट हूँ और अभी जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ। मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे को मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में ही। उनका ये कहना था कि डैड एक लड़की तूने पैदा कर दी, तो मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए जी। तो फिर उसके बाद से हमारा मतलब मेरी और मम्मी का बहुत गंदा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। उन्होंने लड़की नहीं चाहिए थी, उन्हें लड़का चाहिए था, तो उन्होंने हमें हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया था। फिर हम नानी के घर गए। नानी के घर जाने के बाद फिर बहुत चीजें खराब हुई, सही भी हुई, वापस भी लेकर आए। मगर जब वापस लेने आए थे तो मेरी दादी ने मुझे मारने की कोशिश करी। जैसे मतलब एक जो आपने बताया कि मतलब नानी आपके पक्ष में थी, हित में थी कि बेटी को कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। माँ पक्ष में थी कि बेटी मेरे लिए ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। फिर दादी के पास पहुंचे, फिर क्या हुआ? दादी के पास पहुंची तो दादी ने पूरी कोशिश करी मुझे मारने की, वॉश बेसिन में उल्टा लटका देना। आई वॉज 3 months 4 months, मैं जब 3-4 महीने की थी। और अच्छा। मतलब ठंडा ठंडा पानी पिला देना सर्दियों के टाइम पे। तो उन्होंने सारी कोशिशें की बट मैं नहीं मरी। फिर ऐसे ऐसे करते करते मम्मी को भी टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया पापा ने कि तू दहेज कम लाई है। दादा दादी ने भी टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि तो हमें तो महीने का 10 लाख रुपए चाहिए। और मतलब दहेज के लिए बहुत मारना पीटना। फिर लड़की भी कर दी थी तो इस वजह से भी बहुत मारना पीटना कर देते। तो एट लास्ट 2005-4 में मेरे पापा और मेरी दादी और दादा ने मम्मी को घर से निकाल दिया था। हम रेंट के मकान पे आके रह रहे थे। तब अभी कितनी उम्र थी? तब मेरी सर 4 साल थी। मैं 2000 में पैदा हुई थी। ओहो, अच्छा। दूसरा सारा परिवार जैन था, अपना नानी का भी दादी का भी? दादी का था जैन का, मम्मी का था गुप्ता का। अच्छा। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज थी। और दादी जो चाहती तब भी मतलब लव मैरिज थी मेरी माँ बाप की? हाँ, लव कम अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज थी। दूसरा दादा दादी मतलब एक महिला होके वो भी नहीं चाहती थी मेरी बेटी को, मतलब आपको हो जाता थी पोती को? हाँ जी, हाँ जी। उनको पोता ही चाहिए था, उनको वंश बढ़ाना था। और जो मेरी जो ताई जी का जो पोता हुआ था वो मेरे बाद, तो उसको बहुत प्रेफरेंस देना और उसको हर चीज देना। मेरे जो थोड़े बहुत मम्मी जैसे तैसे खिलौने लाती थी या नानी ने देती थी तो उनसे छीन के उस अपने पोते को दे देना, मतलब ताई के लड़के को दे देना। तो इस वजह से भी बहुत चीजें खराब हुई। फिर एट लास्ट 2005 में हमने मम्मी ने केस डाला वुमेन सेल में जी। तो वुमेन सेल के चक्कर लगाती थी मैं मम्मी के साथ ही छोटी सी उम्र में। और फिर मैं देखती थी मम्मी को कि पापा से गिड़गिड़ाते हुए कि तुम अब मेरे लिए न सही अपनी बेटी के लिए घर बसा लो। दादी से हाथ पैर जोड़ती थी मगर उनका यही कहना था कि हम नहीं रखना चाहते तेरे को, मैं तो अपने लड़के की दूसरी शादी कराऊंगी और अमीर खानदान में कराऊंगी। अच्छा, तो पिताजी ने क्या मतलब वो क्या नाम है, उसमें कोई नौकरी करते थे, क्या करते थे, सर्विस करते थे, बिजनेस था? उस टाइम उनकी फैक्ट्री थी उसकी डायरी पेस्टिंग की। और अच्छा। हाँ, उस टाइम उनकी छोटी सी फैक्ट्री थी गिफ्ट आइटम्स की, वो अभी भी करते हैं उस चीज का काम। बट अब
वो रिच हो गए हैं, मतलब उनका बिल्डर विल्डर का काम है, उनके हाथी हिसार में फैक्ट्रीज है, वो तो अब अच्छा काम करते हैं। तो दोनों मेरी फैमिलीज अगर अभी एट प्रेजेंट आप पूछो तो दोनों रिच फैमिलीज है, मम्मी की साइड की भी पापा की साइड की भी। दोनों से आपका कोई लगाव नहीं जुड़ा अभी तक, आज तक? 21 साल की बेटी अब अपने पैरों पे खड़ी है, गर्व कर रही है फर्स्ट सेकंड आने के बाद भी। सर जब मम्मी को पापा ने निकाल देते, क्योंकि मम्मी का पहले 5 साल अफेयर चला, फिर मम्मी की शादी हुई, तो मम्मी जी बहुत अटैच थी पापा से। जी। तो जब वुमेन सेल में केस आ गया और फिर बार बार यही चीजें, तो वो मेरे को देख के कोसती थी मुझे कि तेरी वजह से मेरा पति अलग हो गया। तो हम्म 2005 में मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, जो मेरा खुद का स्ट्रगल है, रोज हम्म। ताने सुनना दाद। और फिर जब हम नाना नानी के घर आ गए थे, क्योंकि रेंट के जो हम मकान में रहे थे 2004 में, वहां से भी हमें निकाल दिया गया था, क्योंकि हम रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, अच्छा। क्योंकि पापा छोड़ के चले गए थे वहीं पर ही हमें। हम्म। मतलब कॉन्स्पिरेसी थी कि कैसे भी इससे पीछा छूटे दोनों माँ बेटी से। अच्छा। तो फिर हम नाना नानी के घर आ गए थे 2005 में। फिर नाना नानी के घर में आके मेरे को अलग तरीके से टॉर्चर करना। जो मेरी बड़ी मामी थी, वो मम्मी को बहुत भड़काती थी मेरे खिलाफ। तो मम्मी जॉब करती थी हम्म मेरे को पढ़ाने के लिए और अपना काम करने के लिए। मम्मी ने मेरे लिए सारे कर्तव्य निभाए, वो कोई डाउट नहीं है, उन्होंने इतने हम्म साल तक पढ़ाया लिखाया मुझे। बट हम्म। जो उसके साइड बाय साइड जो टॉर्चर वो झेलती थी ना, कोर्ट से, वुमेन सेल से, पुलिस वालों से, वो मेरे पे निकलता था। अच्छा। मारना पीटना और इतने गंदे गंदे ताने मारना कि तेरा बाप ने तेरे को छोड़ दिया, मैं तेरे को क्यों पालूं, तू भी ओहो। गंदा खून है, तू मतलब तेरी वजह से मेरा पति अलग हो गया, अगर तू पैदा नहीं होती तो मेरा पति आज मेरे साथ रह रहा होता, मैं तेरे हम्म। को मार देती। तो ये सब चीजें मैंने छोटी उम्र से सुनना स्टार्ट कर दिया था, बहुत गंदी गंदी गालियां। तो मैं मम्मी को भी ब्लेम नहीं करती थी कि चल ठीक है मम्मी फ्रस्ट्रेटेड है, मम्मी के साथ इतना सब कुछ हो गया। फिर जब घर के आस पास में ही नाना नानी, सॉरी नानी तो मेरे को बहुत प्यार करती थी, नानी नाना ने कभी आपको दुख नहीं दिया, नानी ने? नहीं कभी आज तक। मतलब नानी अब रही नहीं है, बट नानी ने मरते दम तक मेरे को कभी दुख नहीं दिया। एक वही लेडी थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, और हम्म। उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया। अगर मम्मी बहुत बुरी तरह मारती थी तो वो ही मुझे बचाती थी। वो कितनी दूर रहती थी आपसे? मैं नाना नानी के घर पे ही रहती थी ना। अच्छा, 4-5 साल के बाद, जो 4-5 महीने बाद वापिस आप नानी के घर आ गई? हाँ, तो हम नानी के घर में 2013 तक रहे हैं। जी। फिर वापस पापा, फिर क्योंकि कोर्ट के केसेस चलने लग गए थे, 21 साल हो गए, अभी भी कोर्ट के केसेस को अभी तक न्याय नहीं मिला है। वो डिसीजन अभी तक नहीं हुआ कोर्ट का, केस का जो चल रहा नहीं, वुमेन सेल का? आज तक नहीं। वुमेन सेल से तो कोर्ट में चला गया था ना हाँ। जब, और तो फिर अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है आज अच्छा। तक। हाँ, स्कूल की लाइफ कैसी रही? स्कूल में एडमिशन कैसे रहा? स्कूल का एडमिशन मेरा हो गया था। पहले लर्नियम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी, फिर लर्नियम में, मतलब स्कूल में भी मेरे को बच्चे यही बोलते थे तेरे पापा क्यों नहीं आते हैं। मम्मी भी नहीं आ पाती थी, कोई भी फंक्शन मम्मी अटेंड नहीं करती थी, बहुत मुश्किल से कर पाती थी क्योंकि कोर्ट की डेट्स इतनी होती थी। हम्म। और फिर जब दूसरे पेरेंट्स को पता चला ना कि इसके तो पापा मम्मी का केस चल रहा है, तो लड़की बिगड़ी हुई होगी, तो ओहो। अपने बच्चों को मेरे से दूर रखते थे, कोई दोस्ती नहीं करता था मेरे से। किस स्कूल में पढ़ी आप? मैं पहले लर्नियम इंटरनेशनल से मेरी सेकंड तक हुई है, फिर थर्ड से लेके 12th तक मेरी GHPS इंडिया गेट से हुई है। अच्छा, स्कूल आपको सही मिला लगभग वो तो? हाँ जी, सही, बहुत अच्छा रहा मेरा स्कूलिंग भी। मतलब हम्म पढ़ाई अच्छी रही है, बट स्कूलिंग का टाइम भी मेरे को बॉयकॉट कर दिया था मेरी क्लास टीचर ने 10th क्लास में। मैं फुल डिप्रेशन में रहती थी, कोई मेरे से बच्चा बात नहीं करता था, क्योंकि मैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ना खर्ची कर पाती थी, ना मैं कंट्रीब्यूशन कर पाती थी, ना मैं पिकनिक पे जा पाती थी। मम्मी मुझे कहीं नहीं जाने देती थी हम्म। पैसों की वजह से। नाना जी तो कहाँ रहते थे आपकी नानी जी? मेरी नानी जी रहती थी आनंद विहार में, और मेरे जो पापा रहते हैं वो विवेक विहार में रहते हैं। आनंद विहार में ट्रांस जमुना में दोनों रहते थे? हाँ, दोनों रहते हैं वहां पर ही। हम्म तो अब ये है कि धीरे धीरे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरा खुद का भी। फिर स्कूल में बिना पैसों के जाना, कहीं पिकनिक पे नहीं जाना, हम्म बच्चे बात नहीं करते थे, मम्मी बहुत मारना पीटना, हर बात पे शक करना, बहुत गंदी गंदी गालियां देना। हम्म। मतलब इस लेवल तक पे पहुंच जाती थी कि डैड मेरे को टीन एज के टाइम पे ही छत पे नंगा खड़ा कर देना पनिशमेंट के उस पे। कौन? मम्मी, मतलब ओह मम्मी माय का गॉड। मेरा मम्मी से रवैया बहुत खराब रहा है। उनके दिमाग और जहन में ये चीज बैठ गई थी कि डैड इसकी वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खुशियां, मेरी सारी खुशियां खराब हो गई एक बेटी होने की वजह से। तो अच्छा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीज बैठ गई है कि सीरियसली मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। अगर मैं पैदा नहीं होती या मर जाती तो आज मेरे मम्मी पापा एक होते और जिंदगी अच्छे से जी रहे होते। हम्म। फिर ऐसे करते करते मैंने टाइम निकाला 21 साल। हम्म 2013 में मेरी पापा ने रिकंसाइल किया कोर्ट के थ्रू कि ठीक है मैं दोबारा रहना चाहता हूँ।
क्योंकि उस अच्छा। टाइम मेरे दादाजी की ना डेथ हो गई थी, तो दादाजी की डेथ पे हम एज अ फैमिली मेंबर, एक पोती होने के नाते हम वहाँ पे गए थे। हम्म। तो वहां पे भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी। तब कोर्ट में नहीं पता था हमें, तो हम विदाउट कोर्ट की परमिशन लेके गए थे, जिससे कि एक दुख में हम हमेशा खड़े रहे हैं पापा के, हम्म। कभी भी बुलाया है तो दादाजी की डेथ हुई थी, तो वहां पे 13 दिन हम वहां रहे। बट हम्म। जब 13वीं हो गई, तो 13वीं करते ही मेरे मेरी दादी ने, ताऊ ने, ताई ने मम्मी को बहुत मारा, बहुत मारा। ओहो। और हम्म। तब तब भी वहां पे मतलब मार पिटाई करके निकाल दिया। और उस टाइम मम्मी प्रेग्नेंट हो गई थी पापा से। अच्छा। वो मम्मी को मार्च में पता चला था। मेरे दादाजी की 13वीं हुई थी 8 फरवरी को, मम्मी को प्रेगनेंसी का मार्च में पता चला। हम्म। फिर ऐसे करते करते हमने कोर्ट में बताया कि डैड ऐसे ऐसे हम 13वीं पे गए थे और हम्म। मम्मी है वो प्रेग्नेंट है। तो जब मम्मी को 8वां या 7वां महीने लग गया था, तब मम्मी ने माँ नानी का वादा डाला कि पापा के ऊपर, कि अगर इसका ये बच्चा नहीं है तो हम्म। मैं सारे केसेस लेने को तैयार हूँ। अगर ये इसका बच्चा निकला तो 30 लाख रुपए इसको मुआवजा देना पड़ेगा। तो ठीक इस है। डर की वजह से पापा ने कबूल कर लिया कि हाँ ये मेरा बच्चा है और मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ साथ। अच्छा। तो फिर 2013 में भी उन्होंने वही चीज करी जो 2004 में करी थी। अपने अच्छा। घर ना ले जाने की बजाय उन्होंने रेंट के मकान पे ले गए, हम्म। और वो रेंट का एग्रीमेंट बिल्कुल पक्का बनवाया, वो भी मम्मी के नाम से, हम्म। ये बोल के कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। और मतलब झूठ वूठ बोल के मम्मी के नाम पे सब कुछ करा दिया। और फिर जैसी ही बेटी हुई दोबारा, हम्म। मतलब 8वां महीना, मेरी बहन हुई थी नवंबर में जैसी मेरी बहन हुई है, और उसके 2-3 दिन बाद फिर छोड़ के भाग गए कि तूने फिर बेटी कर दी। और ओहो। हमें और हमारा पूरा कांटेक्ट, क्योंकि जब नानी के घर से हम निकले थे तो नाना ने बोला था कि अगर तूने दोबारा अगर पैर बाहर रखा तो वापस तू इस घर पर मुड़ के नहीं देखेगी। अच्छा। तो वापस हमारा जाना बिल्कुल बंद हो गया था। तो फिर पापा तो छोड़ के चले गए, मम्मी के हाथ में एक बेटी और बड़ी बेटी भी, और हम्म। खुद अकेली। तो रेंट के मकान पे वहां पे क्योंकि पक्का था रेंट एग्रीमेंट, तो जो मकान मालिक थे उनके पास रेंट नहीं जा रहा था, क्योंकि मम्मी पापा पैसे नहीं थे, क्योंकि जो भी सेविंग्स थी वो जी। सब खर्च हो गई थी। तो फिर हम्म। वहां से भी मकान मालिक ने बैलिफ वगैरह बुला के केस वेस करके हमें निकाल दिया, हमारा सारा ओहो। सामान घर से बाहर निकाल दिया। और उस टाइम वृंदा बहुत छोटी थी, 3-4 महीने या हम्म। 8-9 महीने की थी, और बारिश का टाइम था। हमने 2 रातें सड़कों पे गुजारी है हम्म। अपने पूरे पूरे सामान के साथ। फिर जैसे तैसे करके मम्मी को कहीं रेंट का मकान दोबारा मिला, फिर हम वहां पे रहे। तो ऐसे करते करते 21 साल ऐसे बीत गए मेरे। मतलब मेरा जो अपना खुद का स्ट्रगल है, मैं ज्यादा चीजें बता भी नहीं पाती, मैं बता सकती क्योंकि मैंने फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत झेली है अपनी ओहो। लाइफ में। अच्छा। तो हाँ जी, तो वो चीजें तो मैं चाह कर भी नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद का डर लगता है। मेरा करियर अभी इस टाइम पर है कि अगर मैंने ये सब चीजें डिस्क्लोज करी तो कहीं ना कहीं मेरे करियर पर इफेक्ट करेगा। तो हम्म। 21 साल में 2021 में मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी के जो टॉर्चर लेवल था वो बहुत ही हाई पे चला गया था, ओहो। बहुत ज्यादा। इतना हाई पे कि उन्होंने मेरा 181 पे कॉल करके उन्होंने मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर रही थी। और एट दैट टाइम मैं लॉ कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी। और मैं एनजीओ से एक एनजीओ से एसोसिएटेड थी, और उसी के थ्रू मेरा एक मतलब वुमेन सेल में मेरा प्रोजेक्ट जाना था। ये तो मतलब मम्मी अविनाश ने जी जो हैं। नहीं नहीं अविनाश भी तो बाद में आए हैं। जी। मैं उससे पहले एक एनजीओ में एसोसिएटेड थी, एक अच्छी पोस्ट पे थी। जी। तो फिर मेरा वुमेन सेल में हमारा एक प्रोजेक्ट जाना था, बट उसी दौरान मम्मी ने मेरी 181 पे कॉल करके कंप्लेंट कर दी कि मेरी बेटी मुझे मारती पीटती है, ओहो। खाना नहीं देती हम्म। है। और मेरी छोटी बेटी उन्होंने ये बोला जो मेरी बेटी है उसको भी मारती पीटती है, मतलब वृंदा छोटी वाली। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि अब चीजें खत्म करने का टाइम आ गया, अब आप कंप्लेंट करने लग गए हो। मेरा करियर इस टाइम पर ऐसा है कि अगर आपने इतनी कंप्लेंट करी तो मुझे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी। हम्म। तो फिर मैंने कहा कि शुरुआत आपने की है तो खत्म अब मैं करती हूँ। हम्म। मैंने 181 को फिर जो काउंसलर अपॉइंट होते हैं उन्हें अपनी चीजें बताई। फिर मैंने स्वाति मालीवाल मैम को डायरेक्ट मेल लिखी कि डैड मुझे यहाँ नहीं रहना है, ना हम्म। मुझे अपनी मम्मी पे कोई कार्रवाई करनी है। जो हुआ ठीक है, मैं मम्मी पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। आप मुझे निकाल दो बस, मैं अपने आप रह लूंगी, कहीं पे भी रहूं, सड़क पे रहूं, कैसे भी रहूं, अपने हम्म। आप कमा खा के कर लूंगी मैं। तो हम्म। वहां से 181 की टीम आई। मुझे वन सगी स्टॉप सेंटर जो गवर्नमेंट शेल्टर होते हैं वहां पे 5 डेज का शेल्टर मिलता है बस, वहां पे हम्म। रखा गया। तो जब चौथा दिन आ गया साहब पास में, तो मुझे बार बार इंटीमेशन मिल रहा था कि डैड
अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, अब आप कहाँ जाओगे, आपको हम रैन बसेरा या नारी निकेतन जैसी जगह पे छोड़ देंगे। हम्म। तो वहां पे काउंसलिंग के लिए मम्मी को बुलाया गया, पर मम्मी नहीं आई, मेरे नाना नानी के घर वाले भी नहीं आए। तो उस टाइम मेरा लक इतना अच्छा था कि मेरा 3rd ईयर का 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया था और अच्छा। मैंने अपने बैच में टॉप किया था, अच्छी डिवीजन थी मेरी, फर्स्ट डिवीजन थी। तो जब वहाँ की जो सखी वन सखी स्टॉप सेंटर की जो हेड है दीपा मैम, उनको पता चला कि रिजल्ट इतना अच्छा है, पढ़ने वाली लड़की है, तो उन्होंने मुझे फिर अविनाश भैया का नंबर दिया कि यार ये ऐसी संस्था चलाते हैं जहाँ पे लड़कियां 18 साल से ऊपर होने के बाद रहती है और अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करती है, और वो भी जैन है। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं बात करती हूँ। जब मैंने बात करी तो भैया का एक ही था कि तू बेटा चिंता मत कर, तू यहाँ पे आके रह ले, जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू यहाँ पे रह, तेरी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा सब मैं उठाऊंगा। और फिर 18 मई 2021 को मैंने घर छोड़ा था और 22 मई 2021 को मैं स्वीटू अनाथालय आई थी। तो जब मेरी भैया से मुलाकात, पहली मुलाकात उस दिन हुई, कोविड का पीक था, सेकंड ईयर का। तो भैया ने बस एक ही चीज बोला कि तेरे को डरने की बात नहीं है, जो तेरे पे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम उधार भी था, 2.5 लाख रुपए मेरे पे उधार था। तो भैया ने बोला कि तेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम है, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। अविनाश भैया ने बोला कि इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई बैठा है, किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को यहाँ पे आके परेशान करे या पैसों के लिए परेशान करे, चाहे वो तेरी माँ हो चाहे वो तेरा बाप हो। तू आराम से रह, तेरे को जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, तो अपना पढ़, तू सिर्फ पढ़ और अपनी जिंदगी जी जैसे एक बेटी जीती है। तो पहली बार कहीं लगा था कि हाँ, बेटियों की भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है किसी इंसान की। क्योंकि मेरे, बुरा मत मानिएगा सर, मेरे के जितने भी जैनी मेरे मतलब नोन में रहे हैं, उन्होंने हमेशा मेरे साथ बुराई किया है। बहुत गलत बात है। तो बहुत ज्यादा, मैं कुछ चीजें तो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने बुरा किया। बट जो अविनाश भैया, जब फर्स्ट एक ऐसा जैनी दिखा मेरे को जो हाँ सही में बेटियों को तवज्जो देता है, सही में एक अच्छा इंसान है, तो फिर पहले तो भैया पे भी विश्वास नहीं था मैंने कि पहले तो सब स्वीट होते, उसके बाद अपना रंग दिखाते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बट जैसे जैसे महीने, 6 महीने, साल, 2 साल गुजरे, तो भैया के साथ अच्छी बॉन्डिंग रही, भैया का इतना अच्छा बिहेवियर रहा, भैया ने हर पॉइंट पे मेरे को सपोर्ट किया। कभी भी जैसे, क्योंकि अभी भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो कोर्ट में जाना पड़ता है मुझे, तो वहां से जब लौट के आती हूँ तो बहुत डिप्रेस रहती हूँ, तो भैया बहुत बार बहुत मोटिवेट भी करता है कि कोई नहीं, तेरा बाप तेरे पीछे बैठा है, कोई नहीं तेरे को हाथ लगा सकता, तेरे को नहीं जाना वापस, तू मत जा, तू यहीं रह। अब लक्ष्य क्या है आपका जीवन में आगे? मेरा लक्ष्य ये है कि अब मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, जज बनना मेरा लक्ष्य है, एडवोकेट बन चुकी हूँ, और जो भी मेरी अब पढ़ाई है, सारा खर्चा वर्चा सब भैया और मतलब भैया ही देख